करते हैं। यह आपके 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले तो हम यूरोप को समझते हैं, उसके बाद फिर हम राष्ट्रवाद को समझेंगे। आप इस पूरे विश्व के मानचित्र पर देख सकते हैं कि आपका भारत देश यहाँ पे है, जो एशिया महादेश का एक देश है। ठीक ठीक इसी एशिया के बगल में यहाँ पे यूरोप महादेश है। इसमें बहुत सारे देश है और इन्हीं में से कुछ देशों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं अभी। अब देखिए, यूरोप तो आप समझ गए। अगला शब्द है राष्ट्रवाद। इसका मतलब होता है राष्ट्र या अपने देश के प्रति अटूट प्यार की भावना। ठीक है, मतलब अपने देश या राष्ट्र के पक्ष में या समर्थन में विचारधारा। देखिए, किसी भी शब्द के लास्ट में जब वाद लग जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जिस शब्द के लास्ट में वाद लगा है उस शब्द के पक्ष में या समर्थन में विचारधारा। ठीक है, तो राष्ट्र के बाद वाद लगा है मतलब राष्ट्र के पक्ष या समर्थन में विचारधारा। वैसे ही देखिए, नारीवाद होता है। ठीक है, मतलब नारी अर्थात महिलाओं के पक्ष में विचारधारा। ठीक, साम्राज्यवाद होता है। ठीक, इसका मतलब साम्राज्य बढ़ाने के पक्ष में जो विचारधारा है वह साम्राज्यवाद हो गया। ठीक, तो राष्ट्रवाद क्या है ऐसा समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, राष्ट्रवाद को थोड़ा और अच्छे से समझिए। हमारा जो भारत देश है, जो आज का हमारा भारत देश, यह पहले ऐसा नहीं था, यह टुकड़ों में बटा हुआ था। इधर देखिए हमारा बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। ठीक है, इधर अवध का शासन था, इधर सिखों का शासन था, इधर राजपूतों का शासन था। देखिए, इस तरफ मराठा का शासन था। ठीक, इधर निजामों का शासन था और इधर मैसूर का शासन था। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे सभी राज्य बटे हुए थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया, मिलाया और हमारा एक भारत देश, इतना बड़ा भारत देश हमारा आज जो दिख रहा है वो अस्तित्व में आया। अगर हम टुकड़ों में बटे होते तो विश्व के मानचित्र पर हमारे भारत देश का नामो निशान नहीं होता। ठीक, हम सभी जुड़ गए, जिस कारण से हमारा एक देश बन गया और आज विश्व में हमारे देश का नाम चलता है। ठीक ठीक उसी प्रकार इसी एशिया महादेश के जस्ट बगल में यूरोप महादेश है और इस यूरोप महादेश में बहुत सारे देश है। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है इत्यादि। ये सभी देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप के इन सभी देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी और धीरे धीरे बहुत सारे ये सब जो भी आप देश देख रहे हैं, इन सभी का नाम आया। ठीक है, और यूरोप के मानचित्र में ये सभी देश आज स्थित हैं। चलिए, तो हम देखते हैं आज के इस अध्याय में हम लोग किस किस देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यूरोप का एक फ्रांस है देश। ठीक है, फ्रांस की राज क्रांति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए इटली का एकीकरण देखेंगे, इटली कैसे एकीकरण हुआ, इटली देश कैसे बना। फिर उसके बाद देखिए अगला है आपका जर्मनी का एकीकरण, इसको भी समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसको भी जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हंगरी है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पोलैंड है और यहाँ पे बोहेमिया है। तो इस तरह से इस यूरोप महादेश में हम लोग कुल 7 देशों में राष्ट्रवाद के उदय को समझने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है फ्रांस, यहाँ पे है देखिए, इटली है यहाँ पे, जर्मनी यहाँ पे है, चौथा यूनान देखिए यहाँ पे है, जिसका आज का नाम एथेंस है, इसका राजधानी ग्रीस है, पहले इसका नाम यूनान था। इसके बाद अगला है हंगरी, देखिए यहाँ पे हंगरी है, इसका राजधानी बुडापेस्ट है। इसके बाद है पोलैंड, देखिए यहाँ पे है, इसका राजधानी वार्सा है। और लास्ट वाला है बोहेमिया, देखिए ये जो चेक रिपब्लिक है, इसी का नाम पहले बोहेमिया था। ठीक है, इसका राजधानी पराग्वे है। ठीक, तो इस तरह से इस कुल 7 देशों में हम लोग राष्ट्रवाद के उदय को अभी समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। अध्याय शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप अपने साथ कॉपी और कलम लेके जरूर बैठे, ताकि जो भी बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप खुद से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 देशों का जो राज्य क्रांति है, जो राष्ट्रवाद का उदय है 7 देशों में कैसे हुआ, आपको एकदम आसानी से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं इसके तथ्यों को जुटाने में लगा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला लाइन जो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, प्रकट हुई। तो सबसे पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह कहाँ हुआ, फ्रांस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हुआ, कैसे फ्रांस एक देश बना। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, यह पूरे विश्व का मानचित्र है। ठीक है, और इस पूरे विश्व के मानचित्र में आपका यूरोप महादेश यहाँ पे है। इसको अगर थोड़ा सा जूम करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका फ्रांस देश। ठीक है, और सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यहाँ पे 1776 में राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ था। यह तो आपको पता है, अगर 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे
स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो फ्रांस के सैनिकों ने यहाँ आके इनका सहयोग किया था। ठीक, चूंकि फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था, अतः यहाँ से लौटने के बाद ये सैनिक अपने देश में जनता का साथ दिया और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक, मतलब ये सैनिक जब यहाँ इस देश को आजाद करा सकते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद वे सोचे कि जब हम दूसरे देश को आजाद करा सकते हैं तो हम अपने देश में ये जो निरंकुश शासन चल रहा है उसको हम क्यों नहीं हटा सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, किस लिए क्रांति हुई? तो उसका सबसे पहला जो कारण है वह है राजतंत्रात्मक शासन। कहने का मतलब फ्रांस में राजाओं का शासन था। ठीक, इसमें पहला बिंदु है जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, राजा का बेटा राजा बन जाता था पूरे देश का। दूसरा है वह अयोग्य होता था तो भी राजा बन जाता था। ठीक है, तीसरा है निरंकुश होता था, मतलब उसके अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं होता था, उसको जो मन आता था वही करता था। ठीक, अगला है खुद ऐशो आराम भोग विलास का जीवन जीता था। ठीक, और पांचवा है जनता के दुख से उसको कोई मतलब नहीं होता था। देखिए अगला जो प्रमुख कारण है वह है फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, राजाओं का शासन था ही, तो कौन से वंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का। इसमें लुई तेरहवां का बेटा लुई 14वां, इसका बेटा लुई 15वां, इसका बेटा लुई 16वां, इस तरह से राजा का बेटा राजा शासन करते आ रहा था। ठीक, लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, लुई 15वां को लगता था कि मैं ही भगवान हूँ, और लुई 16वां जो था वह फिजूल खर्ची में एकदम व्यस्त था और एकदम से निरंकुश था, उसको अपने शासन पे कोई अंकुश नहीं था, जो मन आता था वही करता था। ठीक है, और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची भी कर रहा था। इस लुई 16वां की जो पत्नी थी इसका नाम मैरी एंटोनियट था। ठीक है, यह काफी फिजूल खर्ची थी और सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो राजा थे उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, उनको जो मन में आ रहा था वही कर रहे थे। ठीक, फ्रांस की राज्य क्रांति का जो तीसरा कारण था वह आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने से फ्रांस कर्ज में डूब गया था एकदम। ठीक है, देखिए अगला कारण है कि संसदीय संस्था फ्रांस में एक थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। यहाँ क्या होता था, लोगों के हित में कानून बनता था। कहाँ पे? स्टेट्स जनरल में। लेकिन यह सिर्फ नाम का था। ठीक है, 175 वर्षों से कोई भी बैठक वहां पे नहीं हुआ था उस स्टेट्स जनरल में फ्रांस के। ठीक, अगला है कारण, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला स्टेट जो था वह पादरी लोग के लिए था, यानी जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, मुस्लिम में मौलवी लोग होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में पादरी लोग होते थे, वे प्रथम स्टेट में थे। और द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग थे जो प्रशासन का कार्य देखते थे, है ना, राजाओं महाराजाओं के मंत्री महामंत्री ये लोग थे। ठीक, और तृतीय स्टेट में वहां की आम जनता थी। और सबसे रोचक बात यह था कि जितना भी टैक्स था वह सब तृतीय स्टेट के लोग ही भरते थे, और बाकी ये दोनों स्टेट के लोग जो थे इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, इनको बहुत सारी सुविधाएं इनको प्राप्त था। ठीक, तो इस तरह से तृतीय स्टेट के जो लोग थे वहां फ्रांस में, ये लोग काफी परेशान थे और इन लोगों के चंगुल से छुटकारा पाना चाह रहे थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको दर्शाया गया है कि तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वो प्रथम और द्वितीय स्टेट को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। कहने का मतलब कि फ्रांस का जो भी खर्चा था उसका टैक्स के रूप में तृतीय स्टेट के लोग ही भरते थे, और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो थे उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। देखिए अब इतने सारे समस्याओं से फ्रांस जूझ रहा है। एक बार ऐसा होता है कि फ्रांस में पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं रहता है, तो राजा के जो अर्थशास्त्री होते हैं वे राजा को समझाते हैं कि आप टैक्स तो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से लेते हैं, आप क्या करें, टैक्स जो है वह प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों से भी टैक्स वसूले, तो आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक, तो राजा क्या करता है, 5 मई 1789 को लुई 16वां ने 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाता है। ठीक, चूंकि पैसे की बहुत कमी थी और बैठक बुलाकर ही राजा प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को यह बात कह सकता था, इसलिए 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाया गया। ठीक, तो उस बैठक में क्या हुआ, मतदान के मुद्दे पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्टेट के लोगों में विवाद हो गया। ठीक, कहने का मतलब है कि तृतीय स्टेट के लोग चूंकि ज्यादा थे, ठीक है, और ज्यादा होने के बावजूद भी उनका जो मत था वह कम होता था, और ये लोग प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कम होने के बावजूद भी इनका मत का जो गिनती है वह ज्यादा होता था। इस तरह का व्यवस्था था। आप 9th क्लास वाले वीडियो में देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति में, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के मतदान के मुद्दे पर इन दोनों में बहस हो गया। ठीक, इसके बाद तृतीय स्टेट के लोगों ने उस सभा के पास ही टेनिस कोर्ट में अपना अलग सभा बना लिया और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया।
तृतीय स्टेट के जो लोग थे वह क्या हुए, वहां से निकल गए, कहे कि जाओ हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हमारा अलग असेंबली होगा, ठीक। और उसके जस्ट बगल में ही टेनिस कोर्ट था, टेनिस का खेल का मैदान था, उसी में तृतीय स्टेट के सारे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने एक अपना नया सभा बना दिया कि फ्रांस का एक नया सभा है यह, और उसका नाम क्या रख दिया, नेशनल असेंबली रख दिया, ठीक। अब देखिए, अब जब ऐसा किया तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वह काफी गुस्सा हो गया, ठीक। तृतीय स्टेट के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उसको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने शस्त्रों को हथियाने और कैदियों को छुड़ाने के लिए बास्टिल का जो किला था उसका दीवार तोड़ दिया, ठीक। जितना भी क्रांतिकारी लोग था उस सबको पकड़ पकड़ के किस जेल में डाला था, इसी बास्टिल के किले में उसको रखा हुआ था, और इस किले में बहुत सारा शस्त्र अस्त्र शस्त्र भी था, ठीक। तो जितने भी तृतीय स्टेट के लोग जो क्रांतिकारी जो बन गए थे उन्होंने 14 जुलाई 1789 को क्या किया, उस किले को ढहा दिया, ठीक। अतः उस दिन से ही प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को, ठीक है। किस लिए, 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने बास्टिले का जो किला है उसका दीवार तोड़ा था, इसी के खुशी में। अब देखिए, फ्रांस यहीं पे स्वतंत्र अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी स्वतंत्र नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, 1791 में जनता के हित वाली जो नया संविधान है वह बनाने का काम किसको दे दिया गया, व्यवस्थापिका सभा को दे दिया गया, ठीक है। व्यवस्थापिका सभा अर्थात नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ और 21 जुलाई 1793 को लुई 16वां पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी की सजा दे दी गई, ठीक। लुई 16वां फांसी की सजा मिल गया उसको, मर गया, राजशाही जो राजतंत्र था वहां पे खत्म हो गया, राजाओं का शासन खत्म हो गया। अब देखिए 1793 में वहां का जो राजा है लुई 16वां, उसको फांसी की सजा दे दिया जा रहा है, यहीं पे मैटर खत्म नहीं हो रहा है। 1794 में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आरंभ होता है, ठीक है। यह डायरेक्टरी क्या है, यह आपको 9th क्लास वाले जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति उसमें आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब 1794 में फ्रांस में कैसा शासन स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्टरी का शासन, ठीक। और 1799 में नेपोलियन इसका अंत करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है फ्रांस में कौन, नेपोलियन, यह महान सेनापति था, ठीक है। देखिए 1814 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, कब, 1814 में। लेकिन नेपोलियन, इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और वह इतिहास का सबसे महान सेनापति हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपने फ्रांस के कब्जे में ले लिया। कहने का मतलब है कि यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था यह धीरे धीरे अपने फ्रांस का जो साम्राज्य है उसको विस्तार करते हुए यूरोप के बहुत सारे देशों को हथिया लिया। जैसे हिटलर किया था वैसे ही नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे देशों को अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए यहाँ मैटर ये है कि नेपोलियन सिर्फ सारे देशों को हथियाया ही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों पर कब्जा ही नहीं जमाया बल्कि अपने देश के लिए बहुत अच्छा भी काम किया, ठीक। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि यह जो नेपोलियन है यह कब तक फ्रांस में टिकता है, ठीक है। तो आपने अभी देखा ही है कि नेपोलियन जो है यह यूरोप के बहुत सारे देशों के क्षेत्रों को अपने अंडर में कब्जे में कर लेता है, ठीक। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, वाटरलू का युद्ध, जिसमें फ्रांस एक तरफ था, अकेला था, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी दूसरी तरफ थे, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रांस जो है यह इन्हीं सब देशों के क्षेत्रों को हथिया लिया था और इसके अलावा भी यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो ये सभी जो देश थे ये फ्रांस से काफी गुस्सा थे और ये सभी आपस में दोस्ती कर लिए थे, ठीक है। और इन सभी ने मिलकर क्या किया, फ्रांस के साथ युद्ध कर लिया। इसी युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। देखिए इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह हार जाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है, ठीक। हारने के बाद नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहां 52 वर्ष की उम्र में 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक। नेपोलियन खत्म। अब ध्यान दीजिए, जब नेपोलियन मर गया होगा तो ये बाकी सब देश है फ्रांस को वैसा ही थोड़ी छोड़ा होगा, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, 1815 में यूरोप की विजय शक्तियों ने मिलकर, मतलब ये जो देश थे ये सभी जो लड़ाई कर रहे थे इन सभी ने मिलकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जो वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं यूरोप के नक्शे पे यही पे है वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसी का राजधानी है वियना और यहीं पे ये संधि होता है। तो ध्यान दीजिए, वाटरलू के युद्ध के समाप्ति के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ उसको किस नाम से जाना गया, वियना कांग्रेस के नाम से। कब हुआ था, 1815 में वाटरलू के युद्ध की समाप्ति पर।
ठीक है। इस सम्मेलन में यूरोप के मानचित्र को पुनः व्यवस्थित किया गया, जिसे नेपोलियन ने अपने युद्धों से उलट पुलट दिया था। आपको तो पता ही है, नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था, उसने क्या किया था, अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, अपने अंदर में कर लिया था। तो जब नेपोलियन हारा तो जिस जिस देश का जो क्षेत्र था उसको वापस बांट दिया गया इसी वियना कांग्रेस में, ठीक है। यानी यूरोप का जो मानचित्र था उसको फिर से व्यवस्थित किया गया। अगला बिंदु है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख कर रहे थे, क्योंकि नेपोलियन को हराने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। किनकी प्रमुख भूमिका थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की, ठीक है। इसलिए ये इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए, फ्रांस में वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद वियना कांग्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का क्या हाल होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र का स्थापना हुआ और बुर्बो राजवंश का लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। ध्यान दीजिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में पहले इसी बुर्बो राजवंश का शासन था और लुई 13वां 14वां 15वां कितना निरंकुश और कितना फिजूल खर्ची वाला शासक था, ठीक है। और इतना कुछ होने के बाद फिर से उसी बुर्बो राजवंश का लुई 18वां, उसी का संतान, उसी का वंशज क्या बन जा रहा है? राजा बन जा रहा है, ठीक। इसके खत्म होने के बाद, इसके हटने के बाद फिर से 1824 में चार्ल्स एक फ्रांस का राजा बना, जो वह भी एक निरंकुश शासक था, ठीक है। यह भी बुर्बो राजवंश का ही शासक था, ठीक। उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने फिर से समाज को बांटकर अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि जब 1824 में चार्ल्स एक फ्रांस का राजा बनता है तो यह एक प्रधानमंत्री अपने राज्य में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको? पोलिगनेक को, ठीक है। और यह जो पोलिगनेक है, यह जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है फ्रांस का, वैसे ही यह क्या करता है? समाज को फिर से बांटने लगता है। जैसे फ्रांस का समाज पहले आप पढ़े हैं कि 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक। वैसे ही यह समाज को क्या करता है? बांटने लगता है और अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी जो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट के लोग थे, उनको फिर से यह विशेषाधिकार देने का प्रयास करता है और फिर से सारा टैक्स का जो बोझ है वह तृतीय स्टेट के लोगों पर थोपने का प्रयास करता है। अब बस इसी के विरोध में क्या हो रहा है? 1830 में फिर से फ्रांस में क्या हो जाता है? फिर से गृह युद्ध हो जाता है, ठीक। फिर से फ्रांस में गृह युद्ध हुआ कब? 1830 में। इसके बारे में आपको किताब पढ़ना है। और चार्ल्स एक्स जो है वह भाग गया और बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। यह चार्ल्स एक्स गृह युद्ध होने के बाद देखा कि अब मेरा जान खतरे में है, तो वहां से इंग्लैंड भाग जाता है फ्रांस से, ठीक है। और यहीं पे बुर्बो राजवंश का फ्रांस में अंत हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए, जब अब बुर्बो राजवंश का खत्म हो जाता, वहां पे अंत हो जाता है, तो अब वहां पे कौन सा शासक आता है? अब फ्रांस का क्या हाल होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, 1830 में बुर्बो राजवंश के स्थान पर फ्रांस के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप राजा बनता है, ठीक है। यह ऑर्लियंस वंश का होता है कौन? लुई फिलिप। यही लुई फिलिप अब फ्रांस का राजा बनता है। कब? 1830 में। इसको आप याद रखें, कब? 1830 में। देखिए, यह जो लुई फिलिप जब राजा बनता है तो यह पूरे फ्रांस के लोगों का समर्थन प्राप्त करके राजा बनता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जिस समय यह लुई फिलिप राजा बना उस समय फ्रांस में 2 तरह के विचार वाले लोग थे, ठीक है। पहला था प्रगतिवादी, जो क्रांति के बाद सुधार चाहते थे, ठीक है। और दूसरे थे प्रतिक्रियावादी, जो सुधार को आवश्यक नहीं समझते थे। वे चाहते थे कि जो राजवंश के शासन में जो नियम कानून था वही नियम कानून चलता रहे। लेकिन ये जो प्रगतिवादी थे, ये लोग नया नया सुधार चाहते थे, ठीक है। और ये दोनों तरह के विचार फ्रांस में फल फूल रहे थे, ठीक है। प्रतिक्रियावादी में मुख्य रूप से वे लोग थे जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे, यानी प्रथम द्वितीय की स्टेट के लोग थे, ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि उनका जो स्थिति है वो खराब हो, ठीक। और प्रगतिवादी में तृतीय स्टेट के लोग थे मुख्यतः, ठीक। अब देखिए, यह जो राजा था राजा लुई फिलिप ने इन दोनों को एक साथ करने के प्रयास से मध्यम वर्गीय नीति अपनाई, ठीक है। राजा जो थे लुई फिलिप, ये नहीं चाहते थे कि दोनों में से कोई उनके विरोधी हो, वे दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, ठीक। इसीलिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। यहाँ पे किताब में भी है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप किताब पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। इस दोनों को एक साथ करने का जो नीति था वही मध्यम वर्गीय नीति था, ठीक। तो इसी नीति को उसने अपनाया और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 में प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब ध्यान दीजिए, फ्रांस का जो राजा है लुई फिलिप, यह किसको प्रधानमंत्री बना दे रहा है? गीजो को, ठीक है। और यह गीजो कैसा प्रधानमंत्री है? प्रतिक्रियावादी, ठीक है।
यही प्रतिक्रियावादी जो सुधार को आवश्यक नहीं समझते थे। ठीक, ये दो टीचर्स की प्रेम का धीरे धीरे लोगों में लुई फिलिप के प्रति विश्वास भंग होने लगा और क्रांति तथा गृह युद्ध के कारण 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। ठीक, मतलब लुई फिलिप फ्रांस के सभी लोगों का प्रिय था, लेकिन यह काम करने के बाद यानी गीजो को जब जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया उसके बाद फिर से वहां पे गृह युद्ध होने लगे और अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप जो है वह राजा का गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। ठीक, इसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके सम्राट बनता है। कौन? लुई नेपोलियन सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करके सम्राट वहां का फ्रांस का सम्राट बना, जिसने नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करके 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया और फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र स्थापित किया। ठीक, किसने? लुई नेपोलियन ने। ठीक है, तो यह था फ्रांस का इतिहास। ठीक, तो अगर आप किताब को देखेंगे तो आपके अध्याय में जो पहला टॉपिक है वह फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में ही है। ठीक है, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। देखिए यहाँ पे अंत में क्या कह रहा है, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। ध्यान दीजिए ये सभी देश यूरोप के ही हैं और सबसे पहले क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, वहां के देखा देखी यहाँ के भी इन देशों के भी लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भावना जागा और ये लोग भी अपना एक देश एक राष्ट्र का सपना देखने लगे और ये लोग भी अपने देश में गणतांत्रिक सुधार चाहने लगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इटली का एकीकरण। ठीक है, हम इसको अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर जल्द ही उपस्थित रहेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इटली को भी इसमें शामिल कर लिए तो। ठीक।